लोगों से जिलों में भी जा कर के सहयोग की अपील कर रहे हैं, समर्थन की अपील कर रहे हैं। ये राजनीति है, इसमें कब किसका पलड़ा भारी हो जाए और कब किसका पलड़ा हल्का हो जाए, तो कौन मजबूत हो जाए कौन कमजोर हो जाए, इस चीज़ का कोई पता ही नहीं चलता। मैंने भी मेरे जीवन में ये चीज़ सीखा है कि जिसका जो दिखता है ना वो होता नहीं है। मेरी जो रणनीति है वो मैं मानता हूँ कि वो कारगर होगी। मैं उसको जब वो एग्जाम होने के बाद जब उसको ये पता लगता है कि ये पेपर ही लीक हो गया, तो उसके ऊपर जो विद्यार्थी है उसके और उसके जो घर वालों पे और उसके रिश्तेदारों पे जो टेंशन के दौर से गुजरते हैं वो देखने लायक कि कैसे न कैसे इस तंत्र को चेंज किया जाए। रोजगार की है, पेपर लीक की है, इन सब के लिए मैं पहले भी लड़ता आया हूँ और मैं पुरजोर तरीके से लड़ूंगा। चुनाव का जो रिजल्ट हो वो चाहे कुछ भी हो। नागौर से सांसद है तो उनके पास भी मैं गया हूँ आशीर्वाद लेने के लिए। अब समर्थन की बात तो है कि कौन किसको क्या समर्थन देता है, वो आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो है, तो अब उनकी तो विचारधारा अलग है। देखो मेरा एक ही आइडियल है, राहुल गांधी जी। और ये जो युवा कांग्रेस की जो ये प्रेरणा है वो भी राहुल गांधी जी है। सरकार को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि अपना खजाना भरो, अपनी जेबें भरो, इसके अलावा सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं है। लेकिन मेन जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। उन घर वालों की क्या पीड़ा रही होगी, उन व्यक्तियों की क्या पीड़ा रही होगी, वो तो जो जिसमें बीतती है वही जानता है। राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनावों का बिगुल बज चुका है। हर तरफ चुनावी माहौल है, कहीं पर चुनावी रैलियां निकल रही हैं तो सब अपना दमखम दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ प्रत्याशी राजकुमार परसवाल मौजूद है। सबसे पहले तो अपडेट इंडिया में सर बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं भी आपको। धन्यवाद सर, शुरुआत यहीं से करते हैं कि अभी तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, क्योंकि चुनावी रैलियां आपकी लगातार देखने को मिल रही हैं, हर तरफ चुनावों का माहौल है। आप किस तरीके से अभी जो है अपनी रणनीति को तैयार कर चुके हैं? वो रणनीति को तो हम पिछले 2 महीने से रणनीति बना रहे हैं। लोगों से मिल भी रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, लोगों को आपस में समन्वय भी बना रहे हैं, बड़े नेताओं से भी मिल रहे हैं। हमारे जो दोस्त हैं, जो भाई लोग हैं, उनसे सबसे मिल रहे हैं और हम हमारी रणनीति बना रहे हैं। लोगों से जिलों में भी जा कर के सहयोग की अपील कर रहे हैं, समर्थन की अपील कर रहे हैं। अभी हम शेखावाटी में भी गए, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, इधर भी गए, नागौर, जोधपुर। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे हमारे को टाइम मिल रहा है उस हिसाब से हम जा रहे हैं। वहाँ हमारे जो भी भाई लोग हैं उनसे सबसे बैठ करके बातचीत हो रही है और मेरे को जो जिस हिसाब से मेरे भाइयों का जो प्यार प्रेम आशीर्वाद मिल रहा है उससे मेरे को लग रहा है कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। क्योंकि यूथ कांग्रेस के चुनाव है, यूथ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं और देखा जाए खास तौर पर तो सब अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में व्यस्त हैं। अभी खास तौर पर आपको क्या लग रहा है कि आपके कौन प्रतिद्वंदी ऐसे हैं जो थोड़े से आपके सामने एक कड़ी मजबूती से जो है आपको चुनाव में मैदान में नजर आएंगे? देखो, कड़ी चुनौती में तो सभी जो भी जितने प्रत्याशी है, करीब 15 से 20 प्रत्याशी है, वो सभी में तो उनको सबको ही कड़ी टक्कर में मान रहा हूँ। अब ये राजनीति है, इसमें कब किसका पलड़ा भारी हो जाए और कब किसका पलड़ा हल्का हो जाए, तो कौन मजबूत हो जाए कौन कमजोर हो जाए, तो इस चीज़ का कोई पता ही नहीं चलता कि कब किसको। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक फाइनल लास्ट दिन 30 दिन तक मेंबरशिप चलेगी, 30 दिन तक आखिरी दिन तक ये कभी किसी को सोचना नहीं चाहिए कि मैं जीत रहा हूँ मैं हार रहा हूँ। किसी को कोई कुछ पता नहीं रहता चुनाव के अंदर। तो अब ये तो एक अपनी ये माने कि जैसे मैंने मान लिया कि मेरे को ये दे रहे हैं, तो वोट देना और बोलने में अलग चीज़ है। हर जगह बोलने वाले तो बहुत से लोग ये बोल देते हैं, देते कहाँ और बोलते कहाँ हैं। मैंने भी मेरे जीवन में ये चीज़ सीखा है कि जिसका जो दिखता है ना वो होता नहीं है। कि बहुत से चुनाव में ऐसा हो जाता है कि यार ये तो इतने 20,000 वोटों से मार्जिन से जीत रहे थे और 40,000 वोटों से हार जाते हैं। तो ऐसा कोई पता नहीं रहता क्योंकि ये मतदान तो गुप्त है। ये वाले चुनाव भी कहीं ना कहीं सर ऐसे ही लग रहे हैं कि रेस में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लग रहा है कि आखिरी समय पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीछे भी रह जाएंगे। लेकिन चुनावों का जो आखिरी अंत होगा, जब समय आएगा कि कौन इसमें विजेता हुआ है, कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि उसमें बदलाव आ सकता है बड़ा, क्योंकि कई तरीके की ऐसी जो है रणनीतियां देखने को मिल रही है। बिल्कुल ऐसी रणनीतियां देखने को मिल रही है और देखने को पहले भी मिलती रही है। क्योंकि गुप्त जो मेंबरशिप बनेगी उसके बाद में मेंबर देंगे, तो वो एक आदमी का तो काम है नहीं, 10 आदमियों का काम नहीं, वो तो पूरे प्रदेश का है। तो हनुमानगढ़ बैठा आदमी
मेरे को दे रहा है या मेरे कोई जो साथी है उसको दे रहा है, कौन से 20 में से उसको जो अच्छा लगेगा, जिसको वो समर्थन करेगा उसको देगा। तो ये इसको चीज का पता ही नहीं चलता। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि कोई भ्रम में नहीं रहे, मैं भी ये मानता हूँ मैं भ्रम में रहूँ, कोई दूसरे भी अपने आप को बहुत बड़े जो भी हूँ, 20 के 20 को मैं तो इक्वल मान रहा हूँ कि जिसको जब रिजल्ट आएगा ना तभी पता चलता है इन चीजों का। या फिर मेंबरशिप कौन किसकी कितनी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे मेंबरशिप मानो उनकी जैसे कई जिलों में 20 लोगों की है तो उसका जो आंकड़े आएंगे ना उससे पता चलेगा मेंबरशिप का, भाई कितनी कितनी मेंबरशिप हो रही है, कितनी क्या हुई। अब मेरे जैसे भाई लोग हैं हनुमानगढ़ में है, मेरे 10-20 समर्थक है, तो वही मेरे को बता पाएंगे कि यार हमारे को इस जगह से इतने इतने वो भी कोई फिक्स नहीं है, वो तो रिजल्ट आने के बाद फाइनल जो रिजल्ट आएगा ना तभी पता चलता है। एक अनुमान लगाएंगे अपन भाई यहाँ से इतनी हो सकती है। तो या अभी तक ऐसी कोई स्पष्टी कल से स्टार्ट होने के बाद स्पष्ट कुछ 10-20% स्टार्ट होगी। जैसे समर्थक की सोच जाते हैं तो अभी कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मैं सबको इक्वल मानता हूँ। जो भी 15 से 20 मेरे जो साथी है वो सब अपने अपने हिसाब से चुनाव मैदान में और सब अपने अपनी मेहनत कर रहा है। मैं भी मजबूती से मेहनत कर रहा हूँ और मेरी जो रणनीति है वो मैं मानता हूँ कि वो कारगर होगी। मैं पूरी रणनीति के साथ और मजबूती से सब एक एक आदमी से मिल रहा हूँ, मैं सबसे बात हो रही है। अब वो के साथ बदलाव होता है वो लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। बिल्कुल। और दूसरी चीज सोशल मीडिया पर खासतौर पर देखें राजकुमार जी तो आप युवाओं को लेकर भी मुद्दे उठा रहे हैं। हाल फिलहाल में आपने भर्ती परीक्षाओं को लेकर वैकेंसीज को लेकर भी मुद्दे उठाए हैं, आम जनता से भी मुखातब हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं लगता है कि पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट आपके चुनावों पर डाले। मैं एक साधारण किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ तो मेरे को एक एक चीज का बारीकी से पता है कि जो एक सीनियर पास कर लेता है, 10th पास कर लेता है, 12th पास कर लेता है, जब ग्रेजुएट हो जाता है उसके बाद वो कंपटीशन की तैयारी करता है तो घर वालों से एक एक रुपया कैसे वो उनके घर वाले जो है वो कैसे जोड़ करके उनको देते हैं। तो उस चीज़ से मेरे को तो मैं खुद गुजरा हुआ हूँ इस दौर से, तो मेरे को पता है कि जब आदमी 20 साल का हो जाता है उसके बाद उसके जो घर वाले हैं उनको भी उससे उम्मीद हो जाती है कि मेरा बेटा आगे बढ़ करके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा या कोई और दूसरी स्कूल में लेक्चरर बनेगा, जो भी है वो करेगा, या कोई प्राइवेट जैसे कोई नौकरी अच्छी नौकरी करेगा तो हमारा परिवार जो है उसकी शादी होगी, परिवार का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, हमारे को भी 2 रुपए की इनकम बढ़ेगी, जैसे जीने का लाइफस्टाइल चेंज होगी। तो जब ये हो जाता है वो उसका 20 साल से 25 साल तक वो तैयारी कंपटीशन में लगा रहता है। पैसे भी भर्ती के किसी के 500 रुपये एक फॉर्म फीस होती है, किसी के 1000 रुपये होती है, किसी तो वो भी एक आर्थिक रूप से तो नुकसान हो ही रहा है ना भाई। जब एक गरीब किसान जो होता है ना या फिर ये मानो आप सामान्य परिवार उसको वो 500 रुपये जो फॉर्म फीस है ना वो भी बड़ी दिक्कत करती है, वो बहुत ज्यादा दिक्कत। उस हिसाब से तो मेरे को तो मैं इस दौर से गुजरा हुआ हूँ इसलिए मेरे को पता है। मैं इसी वजह से कि कैसे जो मेरे जो भाई लोग हैं जो सामान्य किसान परिवारों से हैं, जिनके माता पिता खेती किसानी पर निर्भर है, मजदूरी डेली दिहाड़ी पे मजदूरी पर निर्भर है, तो उनको कैसे उनका जीवन स्तर बढ़ाया जाए। और वो जो मेरे जो भाई लोग हैं उनको उनकी जीवन शैली है वो किस हिसाब से कि 5 साल तक उन्होंने तैयारी कर ली, उसके बाद में कोई वैकेंसी नहीं है, अगर वैकेंसी फॉर्म भर दिया फिर टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हुई, एग्ज़ाम हो गई तो रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आ गया तो उसमें कोई दूसरा कोई कोर्ट स्टे दे दिया या फिर कोई पेपर लीक हो गया। तो जब आदमी मेहनत करके 2 साल तक मेहनत कर रहा है, वो आर्थिक रूप से कोचिंग में भी कर रहा है और भी स्टडीज के लिए किताबें खरीद रहा है, उसके बाद में उसको जब वो एग्जाम होने के बाद जब उसको ये पता लगता है कि ये पेपर ही लीक हो गया तो उसके ऊपर जो विद्यार्थी है उसके और उसके जो घर वालों पे और उसके रिश्तेदारों पे जो टेंशन के दौर से गुजरते हैं वो देखने लायक। उसके वास्तव में उनको ऐसी पीड़ा होती है कि मेरा बेटा मास्टर बनता, मेरा बेटा डॉक्टर बनता या मेरा बेटा इंजीनियर बनता, और जब आता है 10 दिन बाद ये आता है कि पेपर ही लीक हो गया। तो सबसे बड़ी जो मुद्दा है ना, तो ये मेरे एक मन में ये टीस है कि कैसे न कैसे इस तंत्र को चेंज किया जाए, चाहे वो किसी भी जो मेहनत करने वाला हो, उसी को मेहनत करने के बाद जब उसको फल नहीं मिलता है ना तब बहुत बड़ा दिक्कत होती है। तो जो मेहनत कर रहा है उसको फल मिलना ही चाहिए। तो इसी वजह से जो युवाओं के जो भी है रोजगार की है, पेपर लीक की है, इन सब के लिए मैं पहले भी लड़ता आया हूँ और
मैं पुरजोर तरीके से लड़ूंगा। चुनाव का जो रिजल्ट हो वो चाहे कुछ भी हो, चाहे जीत हार ये तो चलती रहती है, सब लड़ रहे उनमें से जीतना कोई वो नहीं है, जीतेगा तो एक ही दो ही। लेकिन जो लड़ रहे हैं भाई, आप हार भी गए उसके बाद में भी आप कितना क्या संघर्ष कर रहे हो, एक्चुअल जीत तो वो है। तो मेरे तो ये है कि मैं पहले भी लड़ता रहा हूँ और मैं आगे, और अगर मैं हार भी गया तो मैं और पुरजोर तरीके से मेरे भाइयों के साथ हूँ, और सड़क से चाहे विधानसभा के दरवाजे को खटखटाना पड़े, चाहे लोकसभा को खटखटाना पड़े, और कहीं पर भी रोड पे कहीं पर भी जो मुद्दा आरपीएससी की मान लो, चाहे ये लोक सेवा आयोग की, अपने इसकी संगठन और भी ये चल रही है भर्तियों की अलग अलग, तो युवाओं के जो मुद्दे हैं वो आप पुरजोर तरीके से उठाएं। पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी कहीं ना कहीं आपको समर्थन दिया है, और खुले तौर पर वो सार्वजनिक मंच से आपको समर्थन देते हुए भी नजर आए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, सार्वजनिक समर्थन आपको आशीर्वाद दिया है? आशीर्वाद तो देखो नहीं, साथ हैं आपके। मैं तो गया हूँ, मैं तो सभी नेताओं के पास गया हूँ। हनुमान जी भी हमारे बड़े भाई है, और इंडिया गठबंधन के हमारे नागौर से सांसद है, तो उनके पास भी मैं गया हूँ आशीर्वाद लेने के लिए। अब समर्थन की बात तो है कि कौन किसको क्या समर्थन देता है, वो आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो है, तो अब उनकी तो विचारधारा अलग है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन से है। अब मैं गहलोत साहब के पास भी गया हूँ, डोटासरा जी के पास भी गया हूँ, जूली जी के पास भी गया हूँ, पायलट साहब के पास भी जाऊँगा, तो सबके पास, और भी बाकी जो हमारे जो लीडर्स है, जैसे एमएलए है, एमपी है, पूर्व मंत्री है, सबके पास मैं गया हूँ, सबसे आशीर्वाद ले रहा हूँ। तो आशीर्वाद लेना कोई बुरी बात नहीं है। सबके भाई कहीं ना कहीं अपन जब आशीर्वाद लेने की जाती है तो कोई दो चीज नई चीज सीखने को ही मिलेगी। तो अनुभव तो जब किसी न किसी आदमी का जब बैठेंगे 10 मिनट भी बैठते हैं तो उनके पास कोई ना कोई अनुभव मिलता है। तो वो अनुभव, उनके अनुभव, जैसे हमारे सीएम साहब 3 बार के सीएम हैं, प्रदेश अध्यक्ष 2 बार रहे हुए हैं, केंद्र में मंत्री रहे हुए हैं, पायलट साहब राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं डोटासरा जी। तो कुछ ना कुछ जीवन में क्या सीखते रहना चाहिए। तो जब किसी न किसी आदमी के पास बैठते हैं अब तो आशीर्वाद के साथ कुछ ना कुछ चीज सीखने को मिलती है। तो ये मेरा शुरू से ये रहा कि किसके पास बैठ करके क्या अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, तो वो चीज है। अब जो बड़े नेता है उनके सबका ही अनुभव है, उनको एक लंबा अरसा जो है राजनीति में हो गया है। लेकिन आपने काफी सारे नाम लिए कांग्रेस के आला कमान के। अगर बात करें राजकुमार जी, आपका कौन आइडल है? आप किसको फॉलो करते हैं, किसकी आइडियोलॉजी? देखो, मेरा एक ही आइडल है राहुल गांधी जी। और ये जो युवा कांग्रेस की जो के प्रेरणा है वो भी राहुल गांधी जी है। वो भी इसलिए कि जो सामान्य परिवारों के जो बच्चे हैं वो कैसे मुख्य धारा में राजनीति में आए, इसी अवधारणा को संज्ञान में लेते हुए राहुल गांधी जी ने ये युवा कांग्रेस के चुनावों की पहल की थी। तो उससे क्या है कि बहुत से जो युवा कांग्रेस से निकले हुए नेता है वो आज मुख्य भूमिका में है। चाहे मुकेश बाखरजी लो, चाहे अनिल चोपड़ा जी लो, चाहे अभिमन्यु पूनिया जी लो, रामनिवास गौरिया जी लो, मनीष यादव जी लो, जो भी जितने भी वो सब, जैसे महेंद्र चौधरी जी पहले, हरीश चौधरी जी, जितने भी लीडर्स हैं वो सब। अब मैं अभी जैसे मुख्यमंत्री जी के पास गया, गहलोत साहब के पास, तो वो भी बता रहे थे कि मैं भी एनएसयूए से निकला हुआ, मैं भी लोगों के पास जा रहा था, सबसे मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं क्या है, जिन लोगों के पास आप जाओगे ना उतना ही अनुभव मिलेगा और उतना ही आपको पढ़ने की ललक मिलेगी। अब ललक तो खुद में होनी चाहिए, ललक खुद में है तो कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही आओगे। किसी के पास भी आप जा रहे हो तो वो चीज़ है। मेरे तो सभी आइडियल है, राहुल गांधी जी मेरे आइडियल है। और जिस हिसाब से युवाओं की जो मजदूर गरीब की जिस हिसाब से वो आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, न वो डरने वाले हैं न झुकते हैं, उनको क्या चाहिए, लेकिन वो फिर भी अपनी लड़ाई को निरंतर जारी रख रहे हैं। और वो मेरे हिसाब से 2029 में जिस हिसाब से हम सब लोग मिल करके राहुल गांधी जी के कंधे मजबूत करेंगे और 2029 में उनको पीएम बनाएंगे। अभी आपने कहा कि राजनीति को लेकर बात हुई, तो राजस्थान में छात्र राजनीति कहीं ना कहीं अब दबती हुई नजर आ रही है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव हो नहीं रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार छात्र संघ चुनाव करवाना नहीं चाहती है, मंशा नहीं है, या फिर इसके पीछे की कोई और कहानी हो सकती है? छात्र संघ चुनाव मेरे हिसाब से करवाने चाहिए, और जिससे कि एक नई जो लोगों की है वो दिशा मिलती है, उसे जो छात्र है उनकी जो भी कोई दिक्कतें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसपे वो अपनी बात को रख सके। अब ये तो सरकार क्या है, कांग्रेस की सरकार जब थी
तो तब चल रहा था। अभी जैसे भाजपा की सरकार आने के बाद उनकी क्यों मंशा है, क्या मंशा है, अब उनकी यही बात नहीं। पंचायती राज की चुनाव भी नहीं हो रही, पंचायती राज के नगर निकाय के जो चुनाव है वो भी एक एक 1.5 साल हो गए, जबकि 5 साल 4-5 साल से होने चाहिए, लेकिन 6-6 7-7 साल हो गए। तो अब क्या मंशा है उनकी, वो तो सबको जग जाहिर है। मैं पर्सनल को, मैं अकेले को मेरे को पता नहीं है, पूरे राजस्थान में ये चर्चा है कि क्यों छात्र संघ चुनाव अटकाए जा रहे हैं, क्यों नगर निकाय चुनाव अटकाए जा रहे हैं, क्यों पंचायती राज चुनाव अटकाए जा रहे हैं। तो अब इससे ये है कि सरकार को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि अपना खजाना भरो, अपनी जेबें भरो। इसके अलावा सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं है। वो सिर्फ यही है कि आम आदमी कोई कुछ भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई जब एक सरपंच का चुनाव होगा तो नए सरपंच बनेगा तो बजट आएगा, वो काम होंगे, वो काम से तो मतलब ही नहीं है। सरकार को सिर्फ ये है कि हमारा 5 साल का जो पीरियड है वो तो हम बन चुके और उनको हम कैसे निकालें, इसके अलावा कोई रोड मैप तैयार नहीं है। चलिए एक आखिरी प्रश्न राजकुमार जी, चुनाव जीतते हैं तो किस तरीके से, किन किन मुद्दों पर प्रमुखता से अपनी आवाज उठाएंगे, युवाओं के किन मुद्दों पर प्रमुखता से बोलेंगे और साथ में किन क्षेत्रों पर जो है आप काम करेंगे? देखो, मेरा जो मेन मुद्दा रहेगा, वैसे सभी मुद्दों पे हम जो तरीके से अपनी बात को रखेंगे, लेकिन मेन जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। ये आए दिन पेपर लीक का हो गया, भर्तियों की एक प्रॉपर जो वैकेंसी, भाई इस साल में इतने 2 लाख भर्तियाँ आ रही है, उनका एक कैलेंडर जारी होना चाहिए, भाई इस महीने इतनी होनी चाहिए। अब ये लेक्चरर की होगी तो ये सेकंड ग्रेड की हो गई, ये फर्स्ट ग्रेड की हो गई, ये क्लर्क की होगी, तो ताकि युवाओं को ये लगे कि हम तैयारी कर रहे हैं। अब कई बार 2-3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आती, तो उनको 3 साल तक, 1 साल तैयारी कर लेता है, 2 साल तैयारी कर लेता है, उसके बाद में उनको एक ठीस हो जाती है कि यार कब तक करेंगे। घर वालों को ऐसा लगता है कि कब तक हम ये करेंगे, तो वो फिर उसको छोड़ना पड़ता है। उनके जो भी है 20-25 साल जो उन्होंने तपस्या की है उसका उनको फायदा नहीं मिलता। तो इसलिए, और कई बार ये हो जाता है 6 महीने तक वैकेंसी नहीं हुई, उसके बाद में 2 साल तक तैयारी की, भी पेपर होने के बाद वो लीक हो गया तो आउट हो गया। उसके बाद तो उनको ये नहीं लग रहा, कोर्ट में चला जाता है। अब उनको किसी का सिलेक्शन भी हो गया, उसके बाद भी उनको ये अस्थिरता हो जाती है। ऐसा ही भर्ती परीक्षा का ये मुद्दा है, काफी लंबे समय से अटका हुआ है। 2021 की भर्ती परीक्षा अभी आज भी लोग तो ये उम्मीद में इसलिए बैठे। अब जो SI बन गए, अब उनके जो घर वालों को, अब उसमें ये तो है नहीं कि सबके सब ही फर्जी हैं। अब वो फर्जीवाड़ा हुआ है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो फर्जी तरीके से लगे हैं, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। अब जो एक मेहनत करके जो लगा है उसको तो ये होना ही नहीं चाहिए। भाई उसका क्या कसूर है, उसने 2 साल तैयारी की है, उसके बाद पेपर दिया है, इतना मानसिक और फिजिकल जो बर्डन है वो झेला है, आर्थिक बर्डन झेला है, उसके बाद और सरकार को तो 1 मिनट लगेगी नहीं रद्द कर दो। तो उन घर वालों की क्या पीड़ा रही होगी, उन व्यक्तियों की क्या पीड़ा रही होगी, वो तो वो जो जिसमें बीतती है वही जानता है। तो मेरा ये मेन उद्देश्य ये है कि मैं ये पेपर लीक है, कैसे भर्तियों का जो कैलेंडर जारी हो, और बाकी ये छात्र संघ चुनाव हो, और भी जो भी समस्याएं हैं कि कैसे कोई युवाओं से संबंधित के लोग जो आ रहे हैं वो कैसे यहाँ आकर के ग्रामीण परिवेश के जो लड़के लड़कियां मेरे भाई जो आ रहे हैं उनको कैसे वो इस इतने महंगे माहौल में कैसे एडजस्टमेंट किया जाए, उनकी कैसे कोई जो सुविधाएं, वो उन सब चीज़ों के लिए पुरजोर तरीके से मेरी सड़क से लेकर के और संसद तक लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मैं जीतूं या हारूं। मेरा एक ही है कि मैं मेरे भाइयों के साथ कोई भी गलत काम होने नहीं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका। और जैसा कि इन्होंने आखिरी में एक बात कही कि सड़क से लेके सदन तक मैं हमेशा प्रमुखता के साथ मुद्दे उठाता रहूंगा। खैर, चुनावी माहौल है, हर तरफ रैलियों का आयोजन हो रहा है, सब लोग अपना दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पद को कौन अपने ओर खींचता है, कौन इसका असली हकदार रहता है। मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।